हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज है 13 दिसंबर 2020 और 13 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ में आप लोगों के जो भी उस क्वेश्चन के साथ में जो भी आपके फैक्ट बनेंगे, उनको भी साथ-साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ में जो उसके स्टैटिक जीके होगी, उसको भी साथ-साथ में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास आप लोगों के लिए है, ये एसएससी, रेलवे, बैंक और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोगों की बहुत ही उपयोगी है। तो जो साथी बिल्कुल ही जो साथी एसएससी, रेलवे, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वो साथी भी इस क्लास को देख सकते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो जहाँ भी करंट अफेयर आता है, वहाँ भी आप क्लास को क्या कर सकते हैं, ये क्लास को ले सकते हैं। इसके साथ-साथ में आप लोग आगे बढ़ने से पहले जो साथी बिल्कुल इस चैनल पे नए हैं, वो सबसे पहले नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। ठीक है? तो आज का देखते हैं फर्स्ट पंच कौन-सा यहाँ पे करंट अफेयर क्या है। फर्स्ट पंच की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यहाँ पे मनाया गया है। तो अब आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़रा इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है? मैंने क्या बताया, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है, ये कब मनाया जाता है? ठीक है? तो सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? 12 दिसंबर को क्या कराया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तट स्तर दिवस इसको मनाया जाता है। ठीक समझ में आ गया? मैंने क्या बताया, 12 दिसंबर को हर वर्ष ये 12 दिसंबर को ये मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस ये मनाया जाता है। ठीक समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, इसके साथ-साथ में क्या अब इसके मुख्य फैक्ट को भी जानेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 2 फरवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में यहाँ पे घोषित किया था। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से क्या करेगा, करंट में क्वेश्चन पूछ लेगा कि आखिर इसको ये बताइए, जो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस है, ये कब से मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2017 से इसको मनाया जाता है। और इसको किसने घोषित किया था या किसने इसको मनाने के लिए घोषित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा 12 दिसंबर को इसको घोषित किया था। ये भी पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है कि आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको 2 फरवरी 2017 से इसको मनाया जाता है। ठीक समझ में आ गया? इसके साथ-साथ में अगर और इसकी फैक्ट की बात करते हैं, तो संकल्प संकल्प तुर्कमेनिस्तान देश द्वारा ये इसको पेश किया जाता है। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि इसको पेश किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान इसको देश के द्वारा इसको पेश किया जाता है, यानी कि प्रस्तुत किया जाता है। और इसके फैक्ट की बात करते हैं, इस देश को 12 दिसंबर 1995 को अस्थायी रूप से तटस्थ राज्य का रूप में यहाँ पे मान्यता दे दी गई थी। तो ये भी साथ में आपको जो भी इसके करंट अफेयर के फैक्ट बनते हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको साथ में आपको ये भी दिख रहा होगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो अगर इससे पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको कब घोषित किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2017 बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, सशक्त पर्वत शिखर सम्मेलन यहाँ पे आप क्या होगी, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अगर इसको समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे इस तरीके पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में सशक्त पर्यावरण विकास जो सम्मेलन है, ये हाल ही में अभी कब मनाया गया इसको? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर को इसको ये मनाया गया। कब मनाया गया? 11 दिसंबर को सशक्त विकास शिखर सम्मेलन यहाँ पे मनाया गया है। ठीक समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसके और क्या मुख्य फैक्ट इसके साथ-साथ में हो सकते हैं, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सशक्त पर्वत विकास शिखर सम्मेलन है, ये कब मनाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ-साथ में अगर हम इसके मुख्य फैक्ट की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे मनाया गया, इसके बारे में जानेंगे। इसकी क्या-क्या थीम थी, इसको भी जानेंगे। साथ-साथ में आप लोग साथ-साथ में देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से फैक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही देहरादून में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट एसएमडीएस, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एसएमडीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, ठीक है, का 9वां संस्करण। तो ये कौन से नंबर का मनाया गया? 9वां संस्करण यहाँ पे मनाया गया है। 11 दिसंबर 2020 से इसकी शुरुआत हो गई है। ठीक है, इसके साथ-साथ में आप लोगों को मैंने क्या बताया था, जितने भी आपकी विषय वस्तु होती, जितने भी आपकी थीम्स होती हैं, इन सभी को तो आप लोगों को ज़रूर याद करके रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम थीम की बात करें, थीम क्या हो जाएगी? इमर्जिंग pathways for building a resilient post COVID-19
माउंटेन इकोनॉमी, एडॉप्शन, इनोवेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन यहाँ पे है। तो समझ में आएगा, थोड़ी सी यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी बड़ी इसकी थीम है, लेकिन अगर आप लोगों को वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप लोग क्या करोगे, इसको कर ले जाओगे। कैसे याद रखोगे, इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग आ रेसिलिएट पोस्ट कोविड-19, ठीक है। माउंटेन इकोनॉमी की बात हो रही है तो आप माउंटेन से याद रखिए कि पर्वत की बात हो रही है, सशक्त पर्वत विकास सम्मेलन की बात हो रही है तो वहाँ पे माउंटेन होगा। तो माउंटेन अगर आपको दिख जाए तो आप सीधा सा टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ साथ में आप लोग अगर इसके और फैक्ट की बात करते हैं, शिखर एक लचीला और स्थायी पर्वत है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की ओर से पथ निर्माण के समग्र उद्देश्य पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। तो सभी साथियों को यहाँ पे पूरी बात समझ में आ गई। सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून में मनाया गया। अगर आपसे पूछ लेता है कि कब मनाया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 दिसंबर को इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। अगर आपसे पूछे SMDS का पूरा नाम क्या है तो क्या बताओगे, देहरादून सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और ये जो आपको फोटो में यहाँ पे दिख रहे हैं तो ये एक सबमिट हुई थी, तो वर्चुअल तरीके से सबमिट यहाँ पे हुई थी। तो ये देखो सभी लोग क्या है यहाँ पे ऐड हुए हैं, या सभी लोग क्या कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक, उस शिखर सम्मेलन में वार्तालाप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसको जरा जानेंगे क्या खुशखबरी आप लोगों के लिए है। कोविड-19 के लिए भारत का पहला mRNA टीका यहाँ पे क्या हुआ, मंजूरी मिल गई है। जरा समझेंगे यहाँ पे कि जिसका आप लोग पिछले 9 महीने से इंतजार कर रहे थे, तो वो उसका आपका क्या है, कोविड-19 के लिए भारत का पहला mRNA टीका यहाँ पे क्या हुआ है, इसको मंजूरी मिल गई है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जरा इसको समझ लेते हैं, इसके मुख्य फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे। तो भारत का पहला mRNA टीका जो है, ये अभी हाल ही में इसकी अभी क्या हुई है, इसको मंजूरी मिल गई है। तो जरा इसको हम जानेंगे, इसको मुख्य फैक्ट को, कि साथ साथ में इसके मुख्य फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो भारत के पहले विदेशी, मतलब ये पहला कैसा है, स्वदेशी है, विदेशी सॉरी नहीं, यहाँ पे बात हो रही है स्वदेशी की। भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन उम्मीदवार को चरण फर्स्ट और सेकंड मानव नैदानिक परीक्षण के यहाँ पे शुरू करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के मंजूरी द्वारा इसको मिल गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको मंजूरी किसने दी है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है। पहले क्या, जैसे मान लो कोई टीका बनाया जाता है तो ये ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया जो होता है, यहाँ पे आपका कोई भी चीज़ पहले बनाई जाती है, कोई भी मेडिसिन बनाई जाती है, वहाँ पे इसका चेकअप किया जाता है, पूरी तरीके से चेक किया जाता है, पूरी तरीके से इसका टेस्ट किया जाता है कि क्या ये जो वैक्सीन या जो भी दवाएं बनाई जा रही है वो पूरी तरीके से सही है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद में उसको मार्केट में, इसके बाद में उसको पब्लिक किया जाता है, ठीक है। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। mRNA आधारित टीके वैज्ञानिक रूप से एक आदर्श विकल्प है जो तेजी से विकास की समय सीमा के कारण एक महामारी से लड़ने की क्षमता यहाँ पे प्रदान करेगा, ठीक, यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी बात करें, उपन्यास mRNA टीका उम्मीदवार HGCO19 को पुणे स्थित कंपनी के जेनोवा द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया। तो अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि mRNA जो है, ये mRNA जो टीका है, इसको कहाँ पे इसको विकसित किया गया, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, पुणे में है। अगर आपसे पूछे कि पुणे की कंपनी कौन है, तो आपका क्या बताओगे, जेनोवा के द्वारा इसको क्या किया गया है, इसको विकसित किया गया है, ठीक है। सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भारत का पहला mRNA जो टीका अभी हाल ही में खोजा गया, तो ये कहाँ खोजा गया, तो राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, पुणे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे रिलेटेड बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं साथ में डिस्कस करता हूँ। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग सबसे ज़्यादा लाइक करिए, लाइक करने के बाद में शेयर कमेंट करके जरूर आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये सेशन किस तरीके से समझ में आ रहा है, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी आप लोग अपनी कमेंट में बात को रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, जगन्नाथ द्वीप क्रांति का शुभारंभ यहाँ पे हो गया है, तो जरा इसको भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जगन्नाथ द्वीप जो क्रांति है, इसका अभी हाल ही में कहाँ पे शुभारंभ कर दिया गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जगन्नाथ द्वीप क्रांति है, इसका अभी हाल ही में कहाँ पर शुभारंभ कर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, मैंने क्वेश्चन ये पूछा जगन्नाथ द्वीप क्रांति इसका शुभारंभ अभी हाल ही में कहाँ हुआ है, तो आंसर क्या आएगा आपका आप लोगों का, आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ गया है तो आंध्र प्रदेश के अगर हम सीएम की बात करें, आंध्र प्रदेश के सीएम की बात करें
तो आप लोग जिस साथी को पता वो साथ में कमेंट भी करता चलेगा। तो आंध्र प्रदेश की सीएम की बात करें तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, वाई एस रेड्डी इसके क्या है, वाई एस रेड्डी, वाई एस जगन मोहन रेड्डी क्या है इसके वहां के क्या है मुख्यमंत्री हैं, या आप रेड्डी के नाम से इनको जानते होंगे कि यहाँ पे क्या है रेड्डी इनके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो आई थिंक सभी साथियों को समझ में आ गया हो। अब जरा इसके फैक्ट को भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वाई एस जगन रेड्डी ने क्या किया, वाई एस आर जीवथा और वाई एस आर आसरा के लाभार्थियों को यहाँ पे अगर बात देखा जाए तो 2,49,151 भेड़ और बकरी इकाइयों को वितरित करने के लिए जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की यहाँ पे शुरुआत की हुई है। समझ में आ गया सभी साथियों के, क्या समझ में आया, इतने सारे जो भेड़ और बकरियां हैं ये बांटने का इन्होंने लोगों ने क्या निर्णय लिया हुआ है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें ये जो योजना है इसमें कुल लागत की बात करें तो 1,869 करोड़ रुपए के यहाँ पे खर्च किए जाने वाले हैं। कौन सी योजना, जगन्नाथ जीव क्रांति योजना। तो कहाँ पे लॉन्च की रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें क्या क्या होगा, इस योजना के तहत क्या होगा कि लाभार्थियों को अपनी पसंद के क्षेत्र से स्थानीय भेड़ और बकरी की नस्ल खरीदने के लिए यहाँ पे स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जगन्नाथ जीव क्रांति योजना है ये किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसमें भेड़ बकरियों की जो नई नस्लें होती उनको खरीदने और बेचने का यहाँ पे काम होता है, इसके द्वारा होगा। तो अगर पूछा जाए कि इसका लागत कितनी है तो लागत आंसर क्या हो जाएगा, 1,869 करोड़ रुपए की यहाँ पे लागत इसमें लगने वाली है। ठीक है, सभी साथियों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये कौन है, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विडेन बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। समझने की जरा ध्यान से यहाँ पे इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है। समझ में आ गया, टाइम पत्रिका के द्वारा आपसे एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम पत्रिका के द्वारा अभी हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना गया है। तो सभी साथियों को पता होगा जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं कहाँ के, अमेरिका के, उनको इसके लिए चुना गया है। ठीक है, सभी साथियों को पता होगा। तो विडेन वहां के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका के द्वारा चुन लिया गया है। ठीक है, तो जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते हैं और हमेशा से पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको इग्नोर ना करिए और पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ में जो भी आपके साथी हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, उनको भी साथ में लाइव क्लास से जुड़िएगा। अगर आप लोग लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप लोग बाद में भी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोगों को तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सबसे पहले नंबर पे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था पर्सन ऑफ द ईयर की। तो पर्सन ऑफ द ईयर अभी हाल ही में किसको चुना गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, विडेन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और विडेन कौन है तो ये भी आप लोगों को पता है, ये राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो अभी हाल ही में इनको चुना गया था। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, विडेन की बात हो रही है। तो समझ लेते हैं टाइम पत्रिका के द्वारा क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, विडेन, और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। मैंने क्या बताया, दो लोग यहाँ पे हैं पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में, दो लोगों को यहाँ पे नामित किया गया है। किसको किसको, एक तो विडेन को और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कहाँ की हैं, भारत की मूल निवासी हैं। ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके अलावा टाइम ने कोरियन वाइवेंट इंटरनेट ऑफ ईयर द ईयर नामित किया है, और लॉस एंजल्स लेकर्स स्टार लेब्रॉन जेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। और भी इसके कई सारे पुरस्कार हैं, उनको भी नामित किया गया है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के अन्य उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डॉक्टर एंथोनी फॉसी के आदमी यहाँ पे और नाम इनके रखे हुए हैं। तो और भी नाम है साथ में, क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ये भी, इनको भी इनमें एक उम्मीदवार के रूप में क्या किया गया है, चुना किया गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में अभी किसको नामित किया गया, तो आंसर किसका आप लोगों को क्या हो जाना चाहिए, विडेन और
कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति, इनको चुन लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे आज आपका जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितनी मेहनत से इस सेशन को तैयार किया जाता है और फिर आप लोगों के सामने यहाँ पे लाया जाता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी बहुत मेहनत हो रही है, या आप जो मेरे द्वारा ये मेहनत की जा रही, अगर आप लोगों को लगता है कि मेहनत ये सही हो जा रही, तो सही दिशा में मेहनत की जा रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइव क्लास में जोड़ने का काम करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे नया क्वेश्चन है कि राहुल दुबे, यहाँ पे बात हो रही है राहुल दुबे की टाइम हीरोज ऑफ द 2020 के रूप में इनको नामित कर लिया गया है। मैंने क्या बताया, हीरोज ऑफ 2020 के लिए किसको नामित किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, राहुल दुबे को यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। और ये जो फोटो में आप लोगों को दिख रहे हैं, ये कौन है, राहुल दुबे। इनको अभी हाल ही में क्या चुन लिया गया है, टाइम्स पत्रिका द्वारा क्या इनको चुना गया है, हीरोज ऑफ 2020 को इनको नामित कर लिया गया। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसके इफेक्ट को भी साथ में समझ लेते हैं कि आखिर इसके इफेक्ट के क्या क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय अमेरिकी हैं कौन, राहुल दुबे। इन्होंने 1 जून वाशिंगटन डीसी को में अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे, जिसमें 70 से अधिक प्रदर्शनकारी थे जो जॉर्ज फ्लैट की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक, समझ में आ गया। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, उनकी कार्रवाई ने उन्हें एक स्थानीय नायक बना दिया, और इन्होंने क्या किया, कार्य किया और एक इनको नायक के रूप में इनको घोषित कर दिया। अब उन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा हीरोज ऑफ 2020 के बीच में प्रतिष्ठित किया गया है, जो उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्हें ड्यूटी से बढ़कर कार्य किया है। समझ में आया सभी साथियों को। तो इनको अगर क्यों चुना जा रहा, उसको भी मैंने आप लोगों से बात को डिस्कस कर लिया है। हीरोज ऑफ 2020 के लिए किसको नामित किया गया, राहुल दुबे को चुना गया है। ठीक है, समझ में आया। इसमें इनको क्यों चुना गया, तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पे प्रदर्शनकारी होंगे 70 से अधिक, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने अपने गेट को खोला, और गेट खोलने के बाद उनको समझाया, समझाने के बाद उन चीज़ों को बताया कि आप जो ये कर रहे हो वो पूरी तरीके से गलत है। वो उन लोगों को क्या हुआ, उन चीज़ों को समझे, और समझने के बाद में उनने जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने प्रदर्शन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सभी साथियों को। इसके साथ साथ में आप लोग देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही, आज मैंने क्या बताया कि आपके इसी तरीके से आपके क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बात हो रही है, एरिक युआन बने 2020 के टाइम बिजनेसमैन पर्सन यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया। मैंने क्या आपसे क्वेश्चन पूछा, टाइम बिजनेसमैन पर्सन अभी हाल ही में किसको चुन लिया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, एरिक युआन को अभी हाल ही में क्या चुन लिया गया है, 2020 के टाइम बिजनेसमैन पर्सन के रूप में इनको चुन लिया गया है। तो जरा अभी इनके बारे में जो फैक्ट को भी साथ साथ में जान लेते हैं कि इससे मुख्य फैक्ट क्या क्या बन जाएंगे। ठीक है, तो जरा समझते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म जूम, यहाँ पे बात किसकी हो रही, जूम। जो भी सभी साथियों को जानते होंगे कि जूम क्या है, एक तरीके का वीडियो कॉलिंग ऐप है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कई सारे साथी एक साथ इसमें चैटिंग वीडियो कॉल कर सकते हैं। जो जैसे देखा होगा लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था कि जूम ऐप के द्वारा आपकी जो भी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, वो सब इसी के द्वारा क्या हो रही थी, पूरी करवाई जा रही थी। तो यहाँ पे बात हो रही वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म जूम के सीईओ, तो ये क्या है, जूम के सीईओ हैं, कौन है, एरिक युआन। ठीक है, एरिक युआन को अभी हाल ही में क्या किया गया है, एक महामारी में जूम के विकास के लिए टाइम द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के लिए इनको को नामित किया गया है। ठीक, सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया। तो मैंने क्या बताया, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना गया है, सीईओ, किसके, जूम के जो सीईओ हैं एरिक युआन, इनको चुन लिया गया है। ठीक, इसके साथ साथ में आगे हम बात करते हैं। आगे आप लोगों की बात हो रही है कि इन्होंने वेब एक्स पर एक कोडर के रूप में शुरुआत की और जल्दी अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए एक और ये अलग हो गया। ठीक, जब इन्होंने कंपनी की अपनी शुरुआत की थी तो उसका नाम इन्होंने क्या दिया था, वेब एक्स के नाम से दिया था, लेकिन जल्दी इन्होंने अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया, जूम के नाम से उसको क्या किया, मार्केट में लॉन्च किया। ठीक, समझ में आ गया। अगर इसकी और फैक्ट की बात करते हैं तो जूम सॉफ्टवेयर जो है वो 2013 में जारी हुआ था। लेकिन देखो क्या था कि सॉफ्टवेयर तो ऐसे कई सारे होते हैं, लॉन्च हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी आम जनता को ज्यादा जरूरत पड़ती है तब उन चीजों को क्या करते हैं, उनको डाउनलोड करते हैं और उनका यूज करते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि जब अभी
नोटबंदी का टाइम हुआ था, तो नोटबंदी के टाइम में क्या हुआ था कि आपकी डिजिटल जो करेंसी थी उसका बहुत चाल चलन हो गया था। तो उसी समय क्या थे, आपके गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, भीम ऐप हो गया, ये सब कई तरीके के आपके लॉन्च कर दिए गए थे। तो उसी की जैसे क्या है कि जब ये वीडियो कॉलिंग उस समय सिस्टम चल रहा था, तभी इन्होंने क्या किया, इसको स्टेब्लिश किया हुआ था। ठीक, समझ में आ गया। तो जूम का सॉफ्टवेयर जो था वो 2013 में जारी किया गया था, जो कई भुगतान स्तरों के साथ साथ विभिन्न आकार के संगठनों के लिए एक मुफ्त बुनियादी सेवा को यहाँ पे बढ़ावा देता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक तरीके का ये मुफ्त ऐप है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करते हो, उसमें क्या होता है, आपके 3 से 4 लोग ही ऐड हो सकते हैं। लेकिन जब आप उसमें ऐड तो हो सक जिनके पास आप लिंक सेंड करो केवल वही ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें 4 लोग से ज्यादा शायद नहीं होता है। लेकिन जब जूम की बात करो तो इसमें क्या होता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी सारे लोग इसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो ये जो फोटो आप लोगों को नजर आ रही है, ये कौन है, एरिक युआन है। समझ में आ गया। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए जूम के सीईओ कौन है। तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, एरिक युआन है, उनको क्या है आपका जूम ऐप के सीईओ हैं। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये बात होने जा रही है किसकी, उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात होने जा रही है। इसको भी जरा ध्यान समझेंगे, क्यों ध्यान समझेंगे उसको भी मैं साथ में बताऊंगा। तो जो भी साथी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, जो भी यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से ही समझें। क्यों, जरा आपके लिए समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अयोध्या मंदिर का प्रदर्शन करेगी उत्तर प्रदेश की झांकी यहाँ पे। तो अभी तक क्या होता था, वैसे हम थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बात हो रही है अयोध्या मंदिर की। ठीक, किसकी बात हो रही, अयोध्या मंदिर की बात हो रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी आपकी क्या नाम, इस पे राम मंदिर वाले पे क्या बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, और इसने क्या किया, कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो केस चल रहा था वो जीत लिया गया, और ये डिसाइड हुआ कि वहां पे अयोध्या में राम मंदिर का यहाँ पे निर्माण होगा। तो अब इस बार क्या है कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की झांकी है वो आपका क्या करने वाली, नेतृत्व करने वाली है। तो वो कहाँ पे नेतृत्व करेगी उसको जरा आप लोग डिटेल में समझेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आपकी क्या है, 26 जनवरी 2021, यहाँ पे बात किसकी हो रही, 2021 की यहाँ पे बात हो रही है। तो 2021 को क्या करेगा, 2021 को यहाँ पे ये मनाया जाएगा। तो वहां पे क्या होता है कि हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग एक झांकियां आती हैं। वहां पे इस बार जो पार्टिसिपेट करने वाली है तो वो आपकी उत्तर प्रदेश की झांकी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। उसमें किसको वहां पे शो ऑफ कराया जाएगा, तो वहां पे जो अभी राम मंदिर बन रहा उसी को, अयोध्या मंदिर को क्या करेगा, वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोगों को बता देता हूँ साथ में, अगर आपसे ये पूछ ले कि 26 जनवरी 2020 का जो क्या नाम गणतंत्र दिवस हुआ था, तो इसमें जो झांकी थी कौन से स्टेट ने जीती थी, मतलब सबसे टॉप नंबर की झांकी किसकी रही थी। तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा कि असम वहां पे उसने जीत लिया था। किसने, असम ने। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो एक आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के परेड में क्या है, उत्तर प्रदेश की जो झांकी है अयोध्या में आगामी राम मंदिर के साथ साथ मंदिर शहर से संबंधित सांस्कृतिक परंपरा और कला का यहाँ पे प्रदर्शन करेगी। ठीक, मैंने सभी साथियों को यहाँ पे बता दिया है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें 2021 की झांकी का विषय वस्तु क्या है, मतलब इसकी थीम क्या रहेगी, अयोध्या सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश, इसका ये क्या रहेगी, थीम रहेगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अयोध्या मंदिर जो प्रदर्शन करने वाली है कहाँ पे, दिल्ली में, इसकी थीम क्या, तो आंसर क्या आ जाएगा, अयोध्या सांस्कृतिक विरासत किसकी है, उत्तर प्रदेश की। ठीक, इसमें अयोध्या में क्या है, दीपोत्सव की झलक भी दिखाई जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बनारस में कुछ ही दिन पहले जो क्या नाम प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया, दीपोत्सव का यहाँ पे महोत्सव किया था, और वो रिकॉर्ड में क्या हुआ था, वहां पे दीपोत्सव को जलाया गया था। तो इसका भी प्रदर्शन कहाँ पे किया जाएगा, इसका भी आपका प्रदर्शन किया जाएगा। अगर इसकी बात करते, उत्तर प्रदेश सरकार से भेजे गए प्रस्ताव को भी ये मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इस बार की उत्तर प्रदेश की झांकी है वो आपके 26 जनवरी 2021 में पार्टिसिपेट करने वाली है। ठीक है, वो कहाँ का आपका होगा, तो वो होगा आपका अयोध्या का जो राम मंदिर है उसको शो ऑफ वहां पे कराया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। इसके साथ साथ में आप लोग सभी कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कौन सा यहाँ पे है और कौन सा क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को पढ़ना है, आगे समझेंगे यहाँ पे क्या है। आगे बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है क्या, IUCN ने 31 प्रजातियों को किया विलुप्त सूचीबद्ध। यहाँ पे अब जरा समझेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है IUCN की बात हो रही है। तो इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या क्या बताए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका पूरा नाम हो जाएगा। सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया। तो इसने क्या है, अभी हाल ही में 31 प्रजातियों को क्या किया है, विलुप्त सूचीबद्ध यहाँ पे कर दिया है। 31 जो प्रजातियां हैं इनको विलुप्त की श्रेणी में रख दिया है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट ऑफ थ्रोट स्पीस ने 31 पशु और पशुओं को प्रजातियों को यहाँ पे विलुप्त घोषित कर दिया है कि वो पूरी तरीके से कैसे विलुप्त हो गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, डायनासोर क्या है, पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है। उसी तरीके से अभी हाल ही में 31 पशु और पौधों की यहाँ पे प्रजातियां कैसी हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। ठीक, समझ में आ गया। इसके साथ साथ में अगर इसकी हम और फैक्ट की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि उस कुल में खोई हुई शक्ति शामिल है जिसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय संभवतः विलुप्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि ये अंतिम बार 1934 में ये दर्ज किया गया था। ये भी सभी साथियों को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं 3 मेंढक और 1 शार्क प्रजाति विलुप्त हो गई है, तो अगर आपसे पर्सनली पूछ लिया तो क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 3 मेंढक और 1 शार्क प्रजाति यहाँ पे क्या है, लुप्त हो गई है। ठीक, और अमेजियन डॉल्फिन और ओक के पेड़ों का यहाँ पे विलुप्त होने का खतरा बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, IUCN एक तरीके का रेड डेटा लिस्ट होती है और इसमें क्या होता है कि जो भी प्रजातियां विलुप्त होती उनको वहां पर नोट डाउन कर लिया जाता है और ये देखा जाता है कि आखिर ये विलुप्त प्रजातियां हो रही तो क्यों कारण से हो रही हैं। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो ये भी आप लोगों को साथ में क्या करना है, याद रखना है। ठीक, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, IUCN के द्वारा कितनी अभी प्रजातियों को विलुप्त लिस्ट में जोड़ा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 31 प्रजातियां यहाँ पे हो जाएंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन है तो आप थोड़ा सा बता दें, 3 मेढक हैं, 1 शार्क प्रजातियां हैं और अमेजियन डॉल्फिन और ओक के पेड़ों को यहाँ पे विलुप्त होने का खतरा बताया गया है। ठीक, यहाँ तक सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हो गई है। तो अब इसके जरा मुख्य फैक्ट को आप लोगों के साथ में समझ लेते हैं कि आखिर इसके मुख्य फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भारत का जल प्रभाव शिखर सम्मेलन अभी कौन से नंबर का हुआ है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5वां ये हुआ है। कौन सा, 5वें नंबर का ये हुआ है, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। ठीक, अब जरा इसके फैक्ट को भी साथ में समझ लेते हैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, यानी कि आपसे इसको कैसे पूछा जाएगा, IWIS इसको शॉर्ट नाम से बोलते हैं। इसको क्या है, 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में ये शुरू हुआ है और जिसका विश्लेषण की बात करें तो स्थानीय नदियों और जल निकायों के व्यापक विश्लेषण और समग्र प्रबंधन के साथ साथ किया जाता है इसके साथ में। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो यहाँ तक सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं जिसमें अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। समझ में आ गया, यानी कि रिवर गंगा जो कंजर्वेशन है, जो संरक्षण है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको डेवलप्ड किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। और इसकी अगर बात करते हैं, इसका आयोजन है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट द्वारा स्टडीज द्वारा किया जाता है, सी गंगा के द्वारा इसको किया जा रहा है। तो ये भी सभी साथियों को साथ में याद रखना है कि इसका जो आयोजन है वो कौन करता है, तो आप लोगों को आंसर क्या आ जाएगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर के बेसिन के द्वारा इसके क्या किया जा रहा है, इसको स्टडीज किया जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया। अगर इसकी हम बात करते हैं, ये 15 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। तो ये कब तक रहेगा, ये 15 दिसंबर 2020 तक इसको जारी रहेगा। क्या, भारत का जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, ये कौन से नंबर का हुआ, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा,
5वां यहाँ पे हो जाएगा। अगर पूछा जाए ये कब से कब तक चलेगा, तो ये 15 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। ठीक, आई थिंक सभी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को साथ में समझाता चलता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। ठीक है, सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक करना है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है, और लाइक करने के साथ-साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ में आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जो आपके वहाँ पे रेड कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है? इसके साथ-साथ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना है। शेयर करने के साथ-साथ आप लोगों को कमेंट करके तो ज़रूर बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? क्या आप लोग इस सेशन के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं, या आप लोगों को सीखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? ठीक, देखो जैसा कि मैं अब थोड़ा-सा आप लोगों को बता दूँ कि जो साथी वन लाइनर के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो वन लाइनर जो होता है, आपने जब तक पूरा डिटेल्स में एक बार नहीं पढ़ा है, तो वन लाइनर का जो करंट अफेयर होता है, वो कहीं न कहीं आपके लिए घातक साबित होता है। क्यों घातक साबित होता है? आपसे अगर इतना पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा वन लाइनर में, तो आप बता दोगे आसानी से। लेकिन अगर उसी एग्जामिनर से क्या करेगा, उसी क्वेश्चन को घुमा के बना देगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही सब ध्यान में रखते हुए आप लोगों की स्लाइडें पूरी तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। ठीक? इसके साथ-साथ में आप हमें फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फ़ॉलो कर सकते हैं, और जो भी साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, तो वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग अगर कहीं पे सर्च करते हैं पाठशाला विद गौरव, तो आप लोग वहाँ भी आप लोगों को डेली अपडेट वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है? तो यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए।